नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज जो हम लोगों का प्रैक्टिस वीडियो अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रैक्टिस वीडियो है, जिसमें हमने आपके लिए 15 प्रश्न रखे हैं। ये एकमात्र प्रैक्टिस वीडियो ही है, यह पूरा अधिनियम नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। आपकी प्लेलिस्ट में आगे जो ऐप में और वीडियो हैं, उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पूरा टॉपिक रखा गया है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पहले आप अधिनियमों को पढ़ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 15 प्रश्न रखे गए हैं, ध्यान रहे। प्रश्न तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रश्नों को 15 इसलिए रखे गए हैं कि अगर आपने इन 15 प्रश्नों को सही सॉल्व कर लिया तो आप मान लीजिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपका पूरा तैयार है और आगे आने वाले किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। यह एक सैंपल है, यानी कि कठिन और सरल सभी प्रकार के सवाल हैं इसमें। इसको आप सॉल्व करते हैं तो मान लीजिएगा कि अधिनियम आपका तैयार है। चलिए फिर शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अभ्यास प्रश्न। ध्यान रहे, इसमें 2018 में संशोधन हुआ है और इन संशोधनों को मैंने शामिल कर दिया है अपने अधिनियम वाले वीडियो में भी और प्रैक्टिस वीडियो में भी। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, अपराधों की विवेचना धारा 18, संक्षिप्त विचारण धारा 5, अपराधों का प्रयत्न धारा 15, आपराधिक अवचार धारा 14। यानी कि कौन सी धारा इन प्रावधानों से मैच करती है। अपराधों की विवेचना तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूँ, अगर आपने वीडियो पढ़ा है तो आपको मालूम भी होगा। अपराधों की जो विवेचना है वो धारा 17 में है। संक्षिप्त विचारण जो होता है, संक्षिप्त विचारण क्या है, ये आपको उस वीडियो कोर्स में, यानी कि जो एक्ट का वीडियो है, पूरा अधिनियम पढ़ाया मैंने, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। संक्षिप्त विचारण ये धारा 6 में होता है। अपराधों का प्रयत्न धारा 15 में ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आपराधिक अवचार जो होता है ये धारा 13 में होता है। तो इसका मतलब है कि ये 3 गलत थे और सी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने इस प्रश्न को सही कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सही नहीं किया है तो आपको अधिनियम को आगे पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी इन दो में से कौन सा विकल्प सही है, यही आपको चयन करना है। पहला है, यह लोक सेवकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है। और दूसरा है, इस अधिनियम में प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने की रकम निर्धारित है। आपको बताना है कि पहला विकल्प सही है या दूसरा सही है, यानी एक सही है, दो सही हैं, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, इसका चयन करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। यह लोक सेवक के साथ साथ अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है, ये बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लोक सेवकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है। दूसरा, इस अधिनियम में प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने की रकम निर्धारित है, ये गलत है। जुर्माने की कोई रकम निर्धारित नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 16 में कहा गया है कि जुर्माना निर्धारित करते समय विशेष न्यायाधीश लोक सेवक द्वारा लिए गए धन या संपत्ति के मूल्य को ध्यान में रखेगा। इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो सिर्फ 1 होगा। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं और इसका उत्तर आप देने की कोशिश कीजिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करने की
कोशिश करता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे सके। ज़्यादा छोटा हो गया लग रहा है, कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत बैंक खातों की जांच के प्रावधान से संबंधित कौन सा कथन सही है? चलिए अब ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत बैंक खातों की जांच के प्रावधान से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका प्रावधान धारा 19 में किया गया है। दूसरा है, पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी ही ऐसी जांच कर सकेगा। और तीसरा है, बैंक इस जांच में सहायता देने के लिए बाध्य नहीं है। तो कौन सा सही है? देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं इसका। पहला जो विकल्प है, यानी कि इसका प्रावधान धारा 19 में किया गया है, ये गलत है। इसका प्रावधान धारा 18 में किया गया है। तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। इसमें भी पहला है तो ये भी गलत हो गया। अब बचे दो और तीन। दूसरा है, पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी ही ऐसी जांच कर सकेगा। तो नियम है, धारा 18 में कहा गया है कि बैंक खातों की जांच कोई ऐसा पुलिस अधिकारी करेगा जो पुलिस अधीक्षक या उसकी रैंक के ऊपर का व्यक्ति है। यानी कि 2 नंबर सही हो गया। अब या तो सी या तो डी, निर्भर करता है कि तीसरा नंबर सही है या गलत। बैंक इस जांच में सहायता देने के लिए बाध्य नहीं है। तो बैंक जो है वो बाध्य है, बैंक को सहायता देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि 3 नंबर गलत है। मतलब आपका ऑप्शन डी यानी कि सिर्फ दूसरा विकल्प इसमें सही था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किन धाराओं में अपराधों का वर्णन है? होता ना, जैसे कुछ में जांच है, एक ग्रुप होता है धाराओं का, यहाँ से लेकर के इस धारा से लेकर इस धारा तक जांच है, इस धारा से लेकर इस धारा तक अपराध है, इस धारा से लेकर इस धारा तक न्यायिक कार्रवाइयों के विषय में है। तो आपको चूज करना है कि कौन सी धारा में अपराध है। धारा 3 से लेकर 6 तक, धारा 7 से लेकर 15 तक, धारा 11 से लेकर 19 तक, धारा 12 से लेकर 24 तक। तो मैं आपको बताता हूँ, धारा 3 से लेकर 6 तक न्यायिक कार्रवाइयाँ हैं, ये न्यायिक मैटर है यहाँ पर। धारा 7 से लेकर 15 तक अपराध और दंड हैं, यानी कि आपका जो विकल्प होगा वो धारा 7 से लेकर 15 तक, यानी कि ऑप्शन बी आपका विकल्प होगा। सी में धारा 11 से लेकर 19 तक, इसमें कुछ अपराध हैं, कुछ आगे जांच वगैरह बढ़ जाते हैं। धारा 12 से लेकर 24 तक अपराध, जांच और सक्षम साक्षी जैसी चीज़ें मिक्स होती हैं। ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर डिस्कशन करने का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 किस पर लागू नहीं होगा? विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, तटरक्षक बल। देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो धारा 2 है उसमें लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। लोक सेवक की परिभाषा दी गई है और उसमें कहा गया है कि सरकार के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, लोक सेवा आयोग का कोई कर्मचारी, न्यायालय का कोई कर्मचारी या न्यायाधीश, ये चीज़ें लिखी गई हैं, इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होता है। धारा 25 में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जल, थल और नभ सेना पर लागू नहीं होगा। जल, थल और नभ सेना का कोई भी विंग हो,
चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो सीमा सुरक्षा मतलब पीएसी हो, या फिर नेवी हो, तो तट रक्षक बल यानी कि जो नेवी वाले होते हैं इन पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो ईडी है, जो अवैध कालाबाजारी धन को रोकने की और जांच के लिए बनाई गई है, सीबीआई है, ऐसे तमाम बातों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे कठोर दंड का प्रावधान कौन सी धारा करती है? अलग अलग धाराओं में अलग अलग अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। सवाल ये है कि सबसे कठोर दंड यानी सबसे ज़्यादा दंड कौन सी धारा के अंतर्गत दिया जाता है, यही आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो मैं आपको बता दूं। अब इन सबको कौन सा अपराध है, कैसे करना है, ये तो पूरा आपको उस वीडियो में मिलेगा जो कि एक्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ तो प्रैक्टिस है। तो धारा जो 14 है, धारा 14 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों को अभ्यासतः करने के लिए दंड दिया जाता है, यानी कि अभ्यासतः अपराध, और इसमें मिनिमम जो कारावास है वो 5 वर्ष है और अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, जो कि इस अधिनियम के तहत सबसे बड़े कारावास की श्रेणी में आ जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि धारा 14 में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन आपको दिए गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। छोटे प्रश्नों की उम्मीद आप ना ही करें तो बेहतर है। पहला है, अपील एवं पुनरीक्षण का अधिकार सत्र न्यायालय को है, और दूसरा है, यह विधि जल, थल एवं नभ सेना पर लागू नहीं होती। देखिए, कठिन शब्दों का प्रयोग है थोड़ा सा, लेकिन जो स्टूडेंट पहले वीडियो को प्रैक्टिस वीडियो को ना ओपन कर पहले वो अधिनियम को पढ़ लेंगे, उनके लिए बहुत ही आसान शब्द हो जाएगा। अपील एवं पुनरीक्षण का मतलब होता है कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश निर्णय सुनाएगा, उस निर्णय के खिलाफ आप अपील कहाँ कर सकते हैं। और पुनरीक्षण का मतलब होता है कि ये न्यायालय किसके अधीन काम करेगा। तो दोनों का जो उत्तर है वो सत्र न्यायालय नहीं है, बल्कि वो हाई कोर्ट होता है। यानी कि पहला विकल्प हुआ आपका गलत। हाई कोर्ट के अधीन ये विशेष न्यायाधीश का न्यायालय काम करेगा, और विशेष न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध आप जो अपील करेंगे वो हाई कोर्ट में करेंगे, सत्र न्यायालय में नहीं। दूसरा है, यह विधि जल, थल एवं नभ सेना पर लागू नहीं होती। इसके विषय में अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट कर दिया था। तो इसका उत्तर हो गया, पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 9 सितंबर 1988, 12 सितंबर 1988, 9 अक्टूबर 1988, 12 अक्टूबर 1988। बहुत ही सिंपल छोटा सा सवाल है। अगर आपने पढ़ा है तो पहले ही चैप्टर के शुरुआत में ही आपने पढ़ लिया होगा। 9 सितंबर 1988 को ये होता है अधिनियमित, यानी कि संसद से इसको बनाया गया, और 3 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर को ये हो गया प्रभावी, यानी कि लागू। देखिए लालू लिखा गया यहाँ पर, ये हो जाता है लागू। कितनी संजोग की बात है कि एक तो ये भ्रष्टाचार का टॉपिक चल रहा है और दूसरे ऑप्शन देते समय लागू के स्थान पर गलती से लिखाया लालू। लालू जी
ऐसे ही मामले को लेकर के आज जेल में बंद हैं। शायद कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी बातें आ जाती हैं, इसलिए कलम वैसे ही चल जाती है। खैर, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य पारितोषिक लेना अपराध है। इसमें कितने दंड का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। इसका अर्थ ये है कि कोई लोक सेवक जो है, सरकारी अधिकारी, जो उसको कर्तव्य सौंपे गए हैं, उसके लिए उसको सरकार से वेतन मिलता है, ये उसका वैध पारिश्रमिक होता है। उसके बदले अगर वह अतिरिक्त लेता, यानी घूस लेना, तो घूस लेने के लिए कितने दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है वो आपको बताना है। पहला है 6 माह से 5 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष से 7 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष से 5 वर्ष और डी चौथा है 1 वर्ष से 5 वर्ष। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे या जो पढ़े भी होंगे तो उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित रूप में अब आपके सामने है। पहले जो दंड मिलता था वो ये मिलता था, ये पुराना प्रावधान है। नया प्रावधान ये है, यानी कि संशोधित 3 वर्ष कम से कम 7 वर्ष तक का कारावास इस पर दिया जा सकता है घूस लेने के लिए। दसवां प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करने की कोशिश एक बार फिर से करता हूँ। जैसा कि एक सवाल में मैंने किया था, पूरा आ नहीं रहा था, अब आ रहा है। विशेष न्यायाधीश की शक्तियों के संबंध में क्या सही है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो विशेष न्यायाधीश होते हैं, जो इन मामलों की सुनवाई करते हैं, उनकी शक्तियों के विषय में क्या सही है? प्रश्न ये है। आपको दोनों को ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको देना है। आप कोशिश किया करिए कि मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब दे दिया करिए। पहला है, अपराधों के विचारण में वारंट मामले की विचारण व संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपना सकता है। यानी कि ये 2 तरह की प्रक्रिया को अपना सकता है, ऐसा कह रहा है पहला विकल्प। दूसरा कह रहा है, संयुक्त आरोपियों में से यदि कोई मामले के सभी तथ्यों को प्रकट करता है तो वह उनकी सज़ा को कम कर सकता है, परंतु क्षमादान नहीं दे सकता। अब बताइए, संयुक्त आरोपी मतलब एक से अधिक लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसमें से अगर कोई व्यक्ति सभी तथ्य प्रकट कर दे, यानी सरकारी गवाह बनना चाहे, तो क्या विशेष न्यायाधीश उसकी सज़ा को कम कर सकता है या पूरी तरह से माफ़ कर सकता है या नहीं कर सकता है? वही दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों प्रकार की शक्ति विशेष न्यायाधीश को है। वह वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया और संक्षिप्त विचारण दोनों अपना सकता है। होता क्या है वारंट मामला और संक्षिप्त विचारण, यह जानने के लिए आपको एक्ट पढ़ना होगा, जो कि आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो पहला वाला तो सही हो गया, दूसरा वाला गलत है। यहाँ जो लिखा है परंतु क्षमादान नहीं दे सकता, ये गलत है। वो क्षमादान दे सकता है। तो ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी कि सिर्फ 1 सही है। अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा का क्या अर्थ है? सक्षम साक्षी सिर्फ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात नहीं है। सक्षम साक्षी का मतलब हर जगह अभियुक्त के लिए ये एक उसके बचाव के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको शोषण से मुक्त करने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त सक्षम साक्षी होता है। तो सक्षम साक्षी का क्या अर्थ है इनमें से, वही आपको बताना है। तो पहला है 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान रहे, इस सवाल का जवाब देते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि ये
जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सब सही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन सबका मतलब ये नहीं होता है कि वो सक्षम साक्षी से संबंधित है। तो पहला है 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा है उसे स्वयं की निर्दोषिता का सबूत प्रस्तुत करना होगा। तीसरा है उसके स्वयं के आवेदन के सिवाय स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और चौथा है अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किए बिना विचारण हो सकता है। ये सब के सब तथ्य सही हैं, लेकिन सबका मतलब सक्षम साक्षी है ये सही नहीं है। इसका उत्तर होगा, मैं आपको बताता हूँ फिर उसके विषय में मैं समझाता हूँ। इसका उत्तर होगा सी। अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा, इसका मतलब होता है कि अभियुक्त को स्वयं के आवेदन के सिवाय स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति आरोप लगाया हुआ है उसका दायित्व है कि वह उस आरोप को साबित करे। आपके ऊपर आरोप लगता है तो जिसने लगाया वो साबित करेगा, आपको अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उससे कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसका मामले से कोई संबंध ना हो और जिससे उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभियोग को साबित करने का दायित्व तो अभियोजन पक्ष का होगा, अभियुक्त का नहीं होगा। तो इसलिए इसमें ये तीसरा यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। कौन सा कथन सही है? पहला देखिएगा, किसी अधिकरण के कर्मचारी भी लोक सेवक होंगे। दूसरा, धारा 4 विचारण के प्रकरण से संबंधित है। अब बताइए, अगर आपने लोक सेवक की परिभाषा को पढ़ा है तो उसमें आपको मालूम है कि किसी भी अधिकरण के कर्मचारी भी लोक सेवक के दायरे में आते हैं। ये हो गया सही। और धारा 4 बिल्कुल विचारण के प्रकरण से संबंधित है, तो 1 और 2 दोनों हो जाते हैं यहाँ पर पूर्णतः सही। विचारण के प्रकरण का अर्थ है कि जिस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की घटना होगी उसी क्षेत्र का विशेष न्यायाधीश मामले का विचारण करेगा। तो ऑप्शन सी यानी कि दोनों सही हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभ्यासतः अपराध के लिए दंड किस धारा में है? शुरू में जब मैंने ये एक प्रश्न आया था तो उसमें मैंने इसका डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा। ये है धारा 14 में, अभ्यासतः अपराध धारा 14 में है। यहाँ जो बाकी 3 धाराएं हैं इसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। धारा 12 में है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों का दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण। धारा 13 में है आपराधिक अवचार। आपराधिक अवचार का मतलब होता है कि किसी लोक सेवक को दी गई सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करना, लोक सेवक द्वारा अपने पद का और अपने नाम का अन्य व्यक्तियों के लिए अवैध रूप में लाभ प्राप्त करना या स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करना, इसको आपराधिक अवचार कहा जाता है। धारा 14 में है अभ्यासतः अपराध यानी कि बार बार अपराध करना, और धारा 15 में है इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों का प्रयत्न करना। ये धारा 15 का विषय है। चौदहवां प्रश्न देख लीजिए। लोक सेवक के विरुद्ध अभियोग के पूर्व स्वीकृति से संबंधित धारा कौन सी है? होता क्या है कि कोई लोक सेवक है, सरकारी अधिकारी, जो भ्रष्टाचार का आरोप जिसके ऊपर लगा हुआ है, उस पर मुकदमा चलाने से पहले केंद्र या राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, जिसका भी वो कर्मचारी होगा।
तो इसका प्रावधान कौन सी धारा में है ये पूछा जा रहा है, और इसका उत्तर जो है वो है धारा 19। धारा 19 में इसका उत्तर है, यानी कि जो स्वीकृति ली जाती है वो धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत ली जाती है। 18 में जांच है, यानी कि बैंक वगैरह की जांच अधिकारी करेगा। 17 में विवेचना है, देखिए विवेचना है, इसमें जांच है, जांच किसकी, बैंक वगैरह की। धारा 19 में आती है स्वीकृति, जो कि आपका प्रश्न है, और धारा 20 में कुछ अन्य सक्षम साक्षी वगैरह के प्रावधान हैं। तो यहाँ तक आकर के 14 समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है 15। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित वाद है। कई बार केस स्टडी पूछी जाती है परीक्षा में। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है केस स्टडी को लेकर के, क्योंकि एकाक सवालों के लिए अगर आप केस स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेंगे तो बाकी मैटर आपका छूट जाएगा। वोडाफोन वर्सेस CBI, आइडिया वर्सेस CBI, जियो कम्युनिकेशन वर्सेस CBI, SR टेली हॉलीडेटरी वर्सेस CBI। सब मोबाइल कंपनियों के नाम हैं और इसलिए कंफ्यूजन भी होगा। तो इसका उत्तर सिर्फ जान लीजिए, ये है D। मैटर बहुत बड़ा है, इसको पढ़ाने की कोई चीज़ नहीं है, ये अलग से एक पूरी क्लास हो जाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बस याद रखिएगा कि ये मामला जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराध से। तो यहाँ तक आकर के आपके भ्रष्टाचार से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ध्यान रहे, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि सवाल सैकड़ों हजारों बन सकते हैं किसी अधिनियम से, जैसे भी घुमा फिरा करके सवाल बनाए जा सकते हैं। इस प्रैक्टिस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि अगर इसके तहत आने वाले प्रश्न जो हमने दिए हैं इनका आप स्वयं से उत्तर दे लेते हैं अधिनियम को पढ़ करके, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका अधिनियम तैयार है। बाकी आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी आप देने की क्षमता रखते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोशिश करिए, पहले अधिनियमों को पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस वीडियो को देखिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।